हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्विक इको में। तो हम अपने सीरीज़ में हमने 2006 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए थे। इस बार आज हम जून 2007 के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम मैच करते हैं इसको। अब देखिए, आइसोप्रॉफिट कर्व हमें दिया हुआ, हमें आइसोप्रॉफिट कर्व रिलेटेड है स्टैकलबर्ग से, तो हमने इसको 2 में मिला दिया। सेल मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल रिलेटेड है बाउमल से। बाउमल ने अपनी थ्योरी में सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात की है। इनकी थ्योरी का ही नाम है सेल्स मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। सेलिंग कॉस्ट का कंसेप्ट दिया हुआ है चैम्बरलिन ने, एडवर्ड चैम्बरलिन, तो हम इनको 4 से मैच कर देंगे। और एब्सोल्यूट एडवांटेज प्रिंसिपल एडम स्मिथ ने दिया है। तो अब हम इसको अपने कोड से मैच कर लेते हैं कि ए का सेकंड हमें फर्स्ट में ही मिल गया, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो बी का थर्ड है, सी का फोर्थ भी है, और ए का फर्स्ट है, यानी कि हमारा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से लॉजिक लगा के करना है कि अगर असर्शन सही है और रीजन भी पर्टिकुलर अपने अपने सही हैं, तो क्या ये फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं असर्शन हमारा बोल रहा है कि इफ rise in demand is quite substantial and stay high for a fairly long time। अब हम इतने ही पोर्शन को देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी और वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलती है डिमांड, तो द किंग इन द ओलिगोपोलिस डिमांड कर्व विल बी रिवर्स्ड। इसका मतलब है कि अब देखिए, ये हमारा ओलिगोपोली में जो किंग डिमांड है वो ऐसे होता है। तो अगर मान लीजिए डिमांड ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सब्सटेंशियल है और एकदम इस हाई स्टे करता है, तो क्या जो हमारा किंग डिमांड कर्व होगा वो रिवर्स होगा। यानी कि एक तरह से पूछे कि क्या हमारा किंग डिमांड कर्व ज़्यादा इलास्टिक होगा कि कैसा होगा। तो अब देखिए, अगर ज़्यादा डिमांड है वो भी हाई, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो भी ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो ये बात एकदम सही है। अब ओलिगोपोलिस्ट क्या होता है, तो ये एक मार्केट का फॉर्म है। ओलिगोपोलिस्ट उसे कहते हैं जहाँ पे बहुत फ्यू सेलर्स होते हैं और उसमें मतलब बहुत ही कम, 10 से कम ही होते हैं सेलर्स, और वो सिमिलर तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो उनको हम ओलिगोपोलिस्ट कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारे रीजन पे कि रीजन क्या कहता है। द राइवल्स आर लेस वरीड अबाउट द लॉस एंड ऑपरेटिंग लॉसेस ऑफ देयर कैपेसिटी। अब देखिए कि क्या ये कह रहा है कि क्या जो राइवल्स होते हैं क्या वो लेस वरीड होते हैं। तो ओलिगोपोलिस्ट का एक ये भी कंसेप्ट है कि अगर कोई एक फर्म अपने प्राइस को डिक्रीज करता है, तो जो दूसरा वाला फर्म है वो भी अपने प्राइस को डिक्रीज कर लेगा। लेकिन अगर यही वाला फर्म, फर्स्ट फर्म यानी ए फर्म और ये बी फर्म है, अगर ए फर्म अपने प्राइस को हाई करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बी वाला जो है ये माने ही। तो इसीलिए ये ओलिगोपोलिस्ट का एक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए कि पहला वाला फर्म अपने प्राइस को कम करता है, यानी कि जो दो फर्म्स हैं, जो भी फर्म्स हैं, वो दूसरों पे इंटरडिपेंड करते हैं। लेकिन कब, जब प्राइस डिक्रीज होता है। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज होता है तो वो ज़रूरी नहीं कि एक दूसरों को फॉलो करें। तो इसीलिए ये भी सही है कि वो लेस वरीड होते हैं और अबाउट द लॉसेस ऑफ देयर ऑपरेटिंग क्लोजर टू द कैपेसिटी। तो ये बात भी सही है, और ये दोनों ओलिगोपोली से ही रिलेट करते हैं। इसीलिए ये एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी करते हैं कि वो लॉस से वरीड रहता है और वो कैपेसिटी जितनी अच्छा से अच्छा वो कर सके, तो वो डिमांड को राइज कर सकता है, वो भी हाई और लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं। हमारा ए और आर ट्रू है, और आर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं थर्ड पे कि रिवील प्रेफरेंस थ्योरी कैन बी यूज्ड। अब रिवील प्रेफरेंस थ्योरी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए हमारा ऑप्शन है टू प्रूव कन्वेक्सिटी ऑफ अ इंडिफरेंस कर्व। क्या हम इंडिफरेंस कर्व की कन्वेक्सिटी को प्रूव करने के लिए करते हैं? तो इंडिफरेंस कर्व और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ये दोनों एकदम अलग हैं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व वीक ऑर्डरिंग पे काम करता है और रिवील्ड प्रेफरेंस कर्व स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे काम करता है। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ये नहीं कर सकता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का यूज़, इसीलिए ये गलत है। ब्रेक प्राइस इफेक्ट, तो इसमें रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में प्राइस इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट के बारे में नहीं बात किया गया है। इसमें चॉइस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर की बात की गई है कि कैसे वो अलग अलग दिए हुए उसमें चॉइस करता है कि उसके लिए कौन सा प्रेफरेंस कौन सा बेटर होता है उसके लिए, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। टू प्रूव बेसिक प्रिपोजिशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अब देखिए ये हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से जो बेसिक प्रिपोजिशन है लॉ ऑफ डिमांड का वो हम यूज कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा और डी तो होगा ही नहीं क्योंकि सिर्फ सी ही सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इन द परफेक्ट सब्सटीट्यूशन इन डिफरेंस कर्व। अब हमारा ऑप्शन हमारा जो क्वेश्चन है कि परफेक्ट सब्सटीट्यूशन में इन डिफरेंस कर्व कैसा होता है। तो देखिए इन डिफरेंस कर्व और डिमांड कर्व, अगर डिमांड कर्व हमारा परफेक्ट सब्सटीट्यूट है तो वो ऐसा होगा, लेकिन अगर इंडिफरेंस का परफेक्ट सब्सटीट्यूट है तो वो लीनियर होगा लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग में होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है नॉर्मल, उसका शेप ऐसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट और ऐसे होता है। अगर वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो जाएगा तो वो डाउनवर्ड ही रहेगा लेकिन लीनियर हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ रिज लाइन इज अ लोकस ऑफ सच पॉइंट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर इनपुट। अब देखिए रिज लाइन होती कैसी है, तो ये हमारे रिज लाइन का ऐसा शेप होता है। अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये दूसरे को कट करते हैं, ये इसी पॉइंट के अंदर ही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, बाकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर है ये ज़ीरो हो जाता है। तो ये हमें पूछा है कि लोकस ऑफ द पॉइंट पे क्या होगा, तो इक्वल टू ज़ीरो होगा। इस पॉइंट के बाद मतलब इस पॉइंट से इसके बाद जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर इनपुट है ये ज़ीरो हो जाते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन है ए। अब हम चलते हैं 6 पे कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी होता क्या है। तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी ये कहते हैं, पैरेटो कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी कि कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो हमारे इकोनॉमी में किसी भी एक को अगर हमें अच्छा करना है, यानी कि अगर उससे हमें बेटर ऑफ करना है, इन्होंने ये टर्म यूज़ किया है, अगर हमें उसे बेटर ऑफ करना है तो हम उसको बेटर ऑफ तब तक नहीं कर सकते जब हम किसी दूसरे पर्सन को हम वर्स ऑफ ना कर दें। इसका मतलब होता है अगर कोई एक अगर बुरी कंडीशन में नहीं पहुंचेगा तब तक कोई दूसरा अच्छी कंडीशन में नहीं पहुंच सकता। इसी को पैरेटो ऑप्टिमैलिटी कहते हैं। अब पैरेटो ने कौन सा अपना अजम्पशन नहीं लिया था, तो क्या उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन अपने अजम्पशन में लिया है, तो ये बात सही है। अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज यानी कि कोई किसी भी तरह की एक्सटर्नैलिटीज नहीं है, तो ये बात भी सही है। और कार्डिनल नेचर ऑफ यूटिलिटी और ऑर्डिनल नेचर ऑफ यूटिलिटी। अब देखिए कार्डिनल और ऑर्डिनल ये दोनों अलग अलग टर्म है। कार्डिनल को मार्शल ने एक्सप्लेन किया है और ऑर्डिनल को बाद में जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ये सब थ्योरीज आई उसमें ऑर्डर की बात होने लगी। तो पैरेटो एक वेलफेयर इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने हमेशा यूटिलिटी इन ऑर्डर यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात की है, ना कि कार्डिनल यूटिलिटी की। इसलिए जो ये हमारा नॉट अ अजम्पशन ऑफ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, तो ये हमारा अजम्पशन नहीं है, इसीलिए ये करेक्ट है कि ये क्या होगा, कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ नेचर होगा। मतलब कि ये नहीं होगा क्योंकि ये अजम्पशन में नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं कि व्हेन द निगेटिव इनकम इफेक्ट। अब देखिए मान लीजिए कि निगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेटेज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यानी कि जब इनकम इफेक्ट ज़्यादा हो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के, तो वो गुड्स कैसा होगा। तो देखिए हमने जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा
तो हमारा डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन जो हमारे ये गुड्स हैं, अगर इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात की जाए तो जहाँ इनकम इफेक्ट ज़्यादा होगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के इफेक्ट से, इसका मतलब है कि इनकम के बढ़ने पे जो लोग हैं, जब इनकम यानी कि किसी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ जाता है तभी वो खरीदते हैं, यानी कि प्राइस के बढ़ने पे वो चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, जो कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका एकदम अपोजिट कह रहा है। तो यानी कि निगेटिव इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट इसका निगेटिव है, और ये ओवरवेट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, यानी कि प्राइस के बढ़ने के बाद भी लोग उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो ऐसे गुड्स को हम गिफिन गुड्स कहते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है कि अटेम्प्ट टू फोर्स इन्फ्लेशन बिलो नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेहरू, विल कर्स। अब ये कब होगा, नेहरू का जो नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये कब होगा? तो देखिए, जो फिलिप्स कर्व थे उन्होंने जो बताया था कि ट्रेड ऑफ होगा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, लेकिन जो नायरू का कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि इन्फ्लेशन एक्सिलरेट कर सकता है विदाउट एनी चेंज इन एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, यानी कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं होगा तो भी इन्फ्लेशन एक्सिलरेट हो सकता है। तो नैरो में यही कंसेप्ट था, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यही कंसेप्ट था तो ऑप्शन यही सही है। अभी हम नीचे के सारे गलत ही होंगे, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि स्क्वायर रूट फॉर्मूला ऑफ डिमांड इज डेवलप बाय। अब देखिए, स्क्वायर रूट फॉर्मूला किसने डेवलप किया था? तो स्क्वायर रूट फॉर्मूला होता क्या है? स्क्वायर रूट फॉर्मूला का जो स्क्वायर रूट जो फॉर्मूला है वो ऐसे होता है, 2 अंडर रूट 2yb/t। ये फॉर्मूला है स्क्वायर रूट का फॉर्म, इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट फॉर्मूला। अब देखिए, अब इसको किसने किसने दिया था? तो जब कीन्स अपना थ्योरी दे दिए थे डिमांड फॉर मनी की, तो उसके बाद जिसमें उन्होंने 3 कंसेप्ट दिया था, तीन लिक्विडिटी इफेक्ट दिया था, जिसमें उन्होंने ट्रांजैक्शन मोटिव, और फिर उन्होंने प्रिकॉशन, और उसके बाद उन्होंने स्पेकुलेटिव मोटिव, तीनों की बात की थी। तो इन तीनों उन्होंने बोला था कि या तो कोई भी इंडिविजुअल या तो इन तीनों पर्पस के लिए ही पैसे को अपना खर्च करता है, बाकी वो किसी एक टाइम पे एक ही पे खर्च करेगा। तो फिर बाद में जो इकोनॉमिस्ट आए थे, टॉबिन, बाउमल, इन्होंने बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी जो कंज्यूमर है ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इन्हीं 3 मोटिव पे खर्चा करेगा, वो भी किसी एक पे ही करेगा। तो उसके 2 मोटिव भी हो सकते हैं, वो कुछ पैसे बचा के रख सकता है, कुछ पैसे बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो बाद में जो टोबिन और बाउमल थे, ये दोनों कीन्स की इस बातों को नकारते हैं, और उसके बाद इन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी थी। इन्होंने स्क्वायर रूट फॉर्मूला बताया था, और इन्होंने भी पोर्टफोलियो अप्रोच बताया था, लेकिन इनका भी ये दोनों अपनी कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को से मैच करते हैं। तो इसीलिए सेकंड और फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कोड में देख लेते हैं, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे है, इसीलिए हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं कि सॉरी, ये टी नहीं, ये आर होगा यहाँ पे। अब देखिए, कंसीडर सम ऑफ द फैक्टर दैट डू नॉट अफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, क्लासिकल मॉडल में क्या इफेक्ट नहीं करता है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को? तो क्लासिकल मॉडल हमारा क्या कहता है कि क्वांटिटी ऑफ मनी, ये क्लासिकल मतलब ये इफेक्ट नहीं करता है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का क्लासिकल्स के मॉडल में गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं था, तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं था, तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। और अपर शिफ्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन, अब देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन अगर अपर शिफ्ट होगा तो ये तो इफेक्ट करेगा, तो इसलिए ये हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। और लेवल ऑफ डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड, अब जो डिमांड है वो इन्वेस्टमेंट गुड के लिए जो लेवल है उस क्या वो इफेक्ट करेगा आउटपुट और डिमांड को? तो ये भी क्लासिकल ने नहीं बताया था, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो हम कोड में देख लेते हैं, जहाँ भी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ होगा, तो हमारा इसी में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कंसिडर सम ऑफ द फीचर रिलेटिंग टू सिंपल लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ असम्पशन। अब देखिए लाइफ साइकिल मॉडल जो दिया था एंडो मोडिगिलियानी ने, लाइफ साइकिल असम्पशन, तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला था। अब इनका नाम है पूरा एंडो मोडिगिलियानी, ठीक। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला था, कंजम्पशन स्पेंडिंग इज फाइनेंस्ड बाय लाइफ टाइम इनकम। तो ये बात सही है कि हम अपने लाइफ टाइम इनकम से अपने कंजम्पशन स्पेंडिंग को खर्चा करते हैं, यानी कि हमने जितना भी कमाया है अभी तक उस हिसाब से हम खर्चा करते हैं। करेंट कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन लाइफ टाइम इनकम एंड करेंट वेल्थ। तो ये बात भी सही है कि हमारा अभी का कंजम्पशन इफेक्ट करेगा कि हमने लाइफ टाइम हमारी इनकम क्या होगी और अभी हमारे करंट में कितनी वेल्थ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बात भी सही है। क्या इन्होंने थर्ड क्या है, कंजम्पशन ईच ईयर डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे कंजम्पशन ईच ईयर डिपेंड करेगा, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट है करेंट कंजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑफ हिज करेंट इनकम। तो नहीं, करेंट इनकम पे नहीं, लाइफ टाइम के इनकम पे उनका कंजम्पशन डिपेंड करता है, तो ये बात भी गलत है। यानी कि हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर सम ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। अब देखिए कि हमें इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, तो हम देख लेते हैं कि जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है वो कब आया था। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन ने दिया था 1957 में, तो ये 1957 हो गया। लाइफ इनकम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इसको दिया था ड्यूजनबरी ने, जो इकोनॉमिस्ट हैं ड्यूजनबरी, इन्होंने ये हाइपोथेसिस 1949 में दिया था। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया है पिछले वाले क्वेश्चन में, इसको दिया है एंडो मोडिगिलियानी ने, और इनको एंडो मोडिगिलियानी ने ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को 1950 में दिया था, और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कीन्स ने दिया है। तो ये कीन्स ने कब दिया है, ये 1936 में दिया है। तो अब हम क्रोनोलॉजी सेट कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले हमारा ये कीन्स आएंगे डी, तो यानी 4 इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो यानी कि दोनों हो सकता है। उसके बाद हमारे आएंगे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, तो रिलेटिव यानी कि सेकंड, तो हमारा आंसर मिल गया ये सी कि फोर्थ सेकंड, उसके बाद लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और लास्ट में परमानेंट हाइपोथेसिस, तो ये एकदम सही है। अब अकॉर्डिंग टू कीन्स इंटरेस्ट इज पेड फॉर। अब इंटरेस्ट हम किस पे पेड करते हैं कीन्स के हिसाब से, क्या पार्टिंग विथ लिक्विडिटी पे करते हैं, होल्डिंग मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि अगर हम ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए होल्ड करते हैं मनी तो हम उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। क्या होल्डिंग मनी एज अ असेट, हम असेट के लिए हम इंटरेस्ट पे करते हैं। और क्या होल्डिंग मनी टाइट ओवर अनसर्टेनिटी, क्या हम अनसर्टेनिटी के लिए होल्ड करते हैं जो मनी, उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो मनी हम होल्ड करके रखते हैं उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। क्या जो हम मनी घर पे रखते हैं होल्ड करके रखते हैं उस पर हम किसी तरह का इंटरेस्ट पे करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, पार्टिंग विथ लिक्विडिटी। यानी कि अगर लिक्विडिटी के लिए अलग अलग जगहों पे हम मनी लेते हैं तो हम उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम इन नेशनल अकाउंट इज कैलकुलेटेड एज, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम हम किस लिए कैलकुलेट करते हैं नेशनल अकाउंट में, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं फिर मैच कर लेंगे, कि जितना हमारा जीडीपी है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें हम ऐड कर देते हैं अपना नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर हमारा जितना भी ट्रांसफ़र पेमेंट आता है हम उसको भी ऐड कर लेते हैं, और उसमें से जितना हम टैक्स देते हैं उसको माइनस कर लेते हैं, और जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है यानी कि वो प्रॉफिट जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, तो उसको हम माइनस कर लेते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि ये वाला हमें कहाँ मिल रहा है, जीडीपी प्लस एनआईपी यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस टैक्सेस, अरे सॉरी ट्रांसफर पेमेंट माइनस टैक्सेस। तो अब देखिए जीडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड प्लस ट्रांसफर पेमेंट माइनस टैक्सेस और माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हमें पहले में ही मिल गया फॉर्मूला, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कंसीडर सम ऑफ द फैक्टर रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हमें कुछ फैक्टर्स देखने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या लार्ज इनपुट अगर लगेगा तो वो लार्ज आउटपुट प्रोवाइड करेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जितना हम इनपुट इन्वेस्ट करेंगे उतना हमें आउटपुट मिलेगा और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज बाय विच आउटपुट इज प्रोड्यूस, तो ये बात भी सही है कि अगर हम पहले कोई मशीन यूज़ करते थे और अब हम उसमें एडवांस कर लें, यानी कि वो मशीन को और एडवांस करने, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो जाए, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो जाए और हम उस जो काम हम पहले से ज़्यादा टाइम में लगाते थे, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन चेंज के बाद हम उसको कम टाइम में प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो इससे भी हमारा आउटपुट बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ये बात भी सही है। लेवल ऑफ इफ़िशियंसी एंड स्किल प्रोड्यूसिंग लार्ज आउटपुट, अगर हमारा इफ़िशियंसी और स्किल हम जब बढ़ा देंगे तो हम लार्ज आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे और जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ये बात भी सही है। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आउटपुट, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके के हम आउटपुट को अगर बनाते हैं तो भी हमारा इकोनॉमिक डाइवर्स भी होगा और एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, तो इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसलिए हमारे सभी जो ऑप्शन है ये सारे फैक्टर रिलेट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से, इसीलिए हमारा सारा होगा, तो जिसमें सारा है यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सब हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। द हाइपोथेसिस ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, तो अब देखिए विशियस साइकिल का कंसेप्ट जो दिया था वो ग्रनाल्ड मिडल ने दिया है और पॉइंट टू इंटर रिलेशन बिटवीन, अब किसके बीच के इंटर रिलेशन को हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं, तो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो इंटर रिलेशन है वो है प्रोडक्टिविटी के और इनकम के बीच का, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन यहीं पे मिल गया, यही होगा। बाकी ये इन्फ्लेशन, हाई कंजम्पशन, इसके बीच के रिलेशन को मैं नहीं बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये किसके द्वारा कैलकुलेट किया गया है? क्या महबूब हक के द्वारा किया गया है? तो बिल्कुल नहीं, महबूब हक ने HDI इंडेक्स दिया था 1990 के टाइम। मेरिट GM इन्होंने ही देखिए मेरिट GM मतलब इन्होंने भी नहीं दिया था और यहाँ पे 2 बार हो गया, जबकि ये वाला ऑप्शन ये होगा मॉरिस डी मॉरिस, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है PQIL, ये मॉरिस डी मॉरिस ने 1979 के आसपास इन्होंने ये कैलकुलेट करने का मेथड दिया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो गया। इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, 2 बार टाइप हो गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी। अब विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इररिलेवेंट इन इकोनॉमिक प्लानिंग इन अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। अब देखिए कोई भी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है यानी कि सिर्फ वो मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को देखता है, तो क्या किस तरह के इकोनॉमिक प्लानिंग इररिलेवेंट है? यहाँ पे रिलेवेंट नहीं इररिलेवेंट पूछा है, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे कि क्या हम इंडक्टिव प्लानिंग करेंगे तो वो हमारे मार्केट ओरिएंटेड होगा। तो देखिए ये एक रिलेवेंट पॉइंट है किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग का मार्केट ओरिएंटेड होने के लिए, तो ये बात सही है मार्केट ओरिएंटेड होने के लिए, लेकिन हमें इररिलेवेंट पूछा है तो ये रिलेवेंट है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी एक रिलेवेंट है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ये भी रिलेवेंट है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट ये मार्केट ओरिएंटेड नहीं है, ये तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है और गवर्नमेंट वेलफेयर से रिलेटेड काम करती है, यानी कि हमारे सोसाइटी में कितना वेलफेयर से रिलेटेड काम हो सके, तो गवर्नमेंट मार्केट ओरिएंटेड नहीं काम करती है, इसीलिए ये एक इररिलेवेंट इकोनॉमिक प्लानिंग है हमारा, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वॉज नॉट एम्फेसाइज बाय हिर्शमैन इन द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ। अब देखिए अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी किसने दी थी? तो हिर्शमैन ने दी थी। अब अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी में हिर्शमैन ने किस किस एस्पेक्ट पे बात की है?
लेकिन हमें इसमें नॉट पूछा है, यानी कि कौन सा एस्पेक्ट पे उन्होंने बात नहीं की है ये पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो अपनी थ्योरी में हिचमैन ने इसकी बात की है। डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, इसकी भी बात की है। हिचमैन ये कहते हैं कि हमें बैलेंस ग्रोथ की तरफ नहीं हमें अपना कोई भी एक्सपेंडिचर करना चाहिए, हमें एक डायरेक्टिव जिस काम की ज़रूरत हो हमें उस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ना कि हमें ऐसे ही सब चीज़ों पे खर्चा करने लगना चाहिए। तो इसलिए ये डायरेक्टिव एक्टिविटीज़ की भी बात करते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस की भी बात करते हैं, एंड सोशल ओवरहेड कैपिटल की भी बात करते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट सेक्टर, ये तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में बताया है कि हर एक सेक्टर में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो ये बैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या है, इसीलिए ये एक एस्पेक्ट नहीं है हिचमैन की थ्योरी की, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। अब फिजिकल पॉलिसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब देखिए, फिक्सिंग ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब हमें पहले ही ऑप्शन में मिल गया कि SLR को बढ़ाने घटाने का काम मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, तो ये हमारा फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यही मिल गया। बाकी नीचे एक बार देख लेते हैं कि इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन सेविंग रेशियो, तो ये गवर्नमेंट करती है। चेकिंग इन्फ्लेशन डिप्रेशन गवर्नमेंट करती है, फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। एंड रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी फिजिकल पॉलिसी का ही ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए होगा क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी का है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। रिड्यूसिंग पीक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, क्या ग्लोबलाइजेशन करने के लिए ये ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है। ग्लोबलाइज तभी होंगे जब हम ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करें, उनके साथ ट्रेड करें। तो अगर हम कस्टम ड्यूटी के पीक रेट को अगर रिड्यूस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होंगे, इसलिए हमारा ये तो सही है कि हम ग्लोबलाइज करेंगे। साइज ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कंट्री, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब कहीं ना कहीं फॉरेन को इंक्लूड करके है, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन सही है। और लार्जर फॉरेन एड ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसलिए भी हम ग्लोबलाइज करते हैं, ये भी सही है मेजर। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, तो ये हमारा एक ग्लोबलाइजेशन का मेजर नहीं होगा, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हम फॉरेन मार्केट में तो करते नहीं हैं, हम अपने यहाँ ही गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक सेक्टर इक्विटी का, ताकि अगर उसको मान लीजिए कि गवर्नमेंट को पैसे की कमी हो गई तो वो अपने गवर्नमेंट को कुछ शेयर को प्राइवेट लोगों को दे देती है काम करने के लिए, इसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये हमारी कंट्री के ही विद इन गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये होगा। हमारा नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखेंगे कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इंडिविजुअलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, ये बिग पुश थ्योरी दिए थे जिनको रोजनस्टीन ने दिया था, इसमें इंडिविजुअलिटीज़ की बात की गई है, तो ये तो सही है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट को लिबनस्टीन ने दिया था, लेकिन इसमें R.R. नेल्सन लिखा है, तो हमें यहीं पे मिल गया कि ये गलत है। नेक्स्ट है सर्कुलर कॉजेशन, ये गुनार्ड मिडल ने दिया है, एंड लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रिया ये हेरड मॉडल में बताया गया, तो यानी कि हमारा ऑप्शन होगा बी, क्योंकि क्रिटिकल मिनिमम थ्योरी R.R. नेल्सन ने नहीं दिया है, ये लिबनस्टीन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन कमोडिटी कैन शिफ्ट टोटली टू द कंज्यूमर इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अब देखिए, कोई भी टैक्स का बर्डन अगर टोटली कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया जाता है तो डिमांड इलास्टिसिटी कैसी होगी। अगर देखिए, अगर डिमांड बर्डन ऑफ टैक्सेस अगर कंज्यूमर पे पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया है तो कंज्यूमर का जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होगा, तभी पूरी तरह से बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो इन इलास्टिक कब होता है डिमांड, जब वो जीरो के इक्वल हो, और इसका ग्राफ ऐसे बनता है इन इलास्टिक का, तो इसीलिए ये होगा इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे कुछ बर्डन को नहीं शिफ्ट किया गया है, पूरा यहाँ पे लिखा है शिफ्ट टोटली टू द कंज्यूमर, यानी कि ये पूरी तरह से जीरो होगा। अगर ये सिर्फ इलास्टिक होता, ये परफेक्टली इलास्टिक होगा, तभी पूरी तरह से बर्डन शिफ्ट होगा, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक जीरो होता है इन इलास्टिक। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ इन इलास्टिक होता तो हमारा ऑप्शन बी हो सकता था कि लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, लेकिन ये पूरी तरह से इन इलास्टिक है क्योंकि टोटली बर्डन शिफ्ट कर दिया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी, इक्वल टू 0।
अब है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ कैपिटल बजट। अब कैपिटल बजट में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन असेट फॉर्मेशन, तो ये किया जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट, अब देखिए इसको हम कैपिटल बजट में हम नहीं करते हैं, क्योंकि कैपिटल बजट क्या होता है, कैपिटल बजट हमेशा हमें लाइबिलिटीज़ को, असेट एंड लाइबिलिटीज़ हमें क्रिएट करता है। असेट तो देता है भी है, ऊपर से हमें लाइबिलिटीज़ को भी क्रिएट करता है कैपिटल बजट। तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, ये तो हम जो बोरोइंग कर रहे हैं उस पर हम लाइबिलिटीज़ चुका रहे हैं, तो ये तो इंक्लूड, तो इसीलिए ये नहीं होगा। फिर देख लेते हैं कि मनी कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक बोरोइंग, तो ये पब्लिक बोरोइंग से मनी को कलेक्ट करता है, तो ये कैपिटल बजट में इंक्लूड होगा। और स्मॉल सेविंग कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो स्मॉल सेविंग कलेक्ट करती है ये भी होगा, तो इसलिए हमारा होगा इंटरेस्ट पेमेंट, ये इंक्लूड नहीं होता है कैपिटल बजट में, क्योंकि ये रेवेन्यू बजट का पार्ट है। अब देखिए द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज, पहले तो हम देख लेते हैं कि बैलेंस बजट क्यों, हम बैलेंस बजट क्या होता है। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर ये सम होता है दो चीज़ों के। इसको मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने समझाया था। ये सम होता है दो के, किसका मल्टीप्लायर का सम होता है, तो ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का सम होता है और प्लस टैक्स मल्टीप्लायर का सम होता है। और इन दोनों का सम की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आनी चाहिए, उसे ही हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर करते हैं। तो यानी कि ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा 1। मैंने आप लोगों को अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को लास्ट में इसके ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे सारे ऑप्शन, आप इनको देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको उसके आंसर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका हम अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।